किरण की शादी अंगद के साथ जब तय हुई तो किरण के पिता जीवित थे, पर हार्ट की परेशानी के कारण उनकी तबीयत में सुधार ही नहीं हुआ। किरण का रंग काला था, इस कारण बड़ी मुश्किल से अंगद का रिश्ता मिला था और शर्त ये थी कि किरण की शादी में 8 लाख रुपए की उन्होंने गाड़ी दहेज में दी। अब बेटी के माता पिता तो यही चाहते थे कि भले ही वो गाड़ी दे रहे हैं, पर उनकी लड़की की शादी एक अच्छे घर में हो जाएगी। पर सब कुछ उल्टा हो गया। किरण की शादी के बाद उसके पिता का देहांत हो गया, पर आज भी उसकी सास की डिमांड खत्म नहीं हुई है। किरण, जरा इधर तो आना। जी माँ जी। पता नहीं कैसे पाप किए हैं जो सुबह सुबह इस काली का मुंह देखना पड़ता है। तुझे पता है ना तेरी पहली दिवाली है। अपने भाई को बोल दे कि जो जो सामान मैं बता रही हूँ दिवाली को वो लेता आएगा। किरण की शादी के लिए पहले ही उसके पिता ने काफी कर्जा लिया हुआ था, जो राहुल अपनी सैलरी से भर रहा था। मम्मी, किरण के कई फोन आ चुके हैं, कैसे करना है फिर? मैं मिठाई और फल तो ले आया हूँ, और एक साड़ी तुम कह रही हो मैं उसकी सास को दे दूंगा। बाकी और कैश कितने देने? बेटा, ये 2100 का सगन उसकी सास को और ये 1100 का सगन उसकी ननद को दे देना। राहुल दिवाली का सामान लेकर किरण के घर जाता है। आंटी जी, ये मम्मी ने दिवाली का सामान भिजवाया था। ये क्या उठा लाए? सड़े गले सेब केले और ये डालडा घी की मिठाइयाँ, और ये लिफाफे में सिर्फ 2100 रुपए। किरण की सास राहुल को खूब सुनाती है। बेचारा चुपचाप घर आ जाता है। अगले दिन धनतेरस का त्योहार था। अचानक किरण रोती हुई अपने मायके आ जाती है। मम्मी, आप उन्हें चाहे जितना मर्जी दे दो, उनका मन कभी नहीं भरेगा। उन्होंने मेरा बहुत अपमान किया। अंगद भी अपनी मम्मी की तरफदारी करते हैं। उन्होंने मुझे बहुत सुनाया और जबरदस्ती मुझे यहाँ भेज दिया। सारा दिन सबके ताने सुन सुनकर मैं तंग आ गई हूँ। जब देखो मम्मी जी मेरे रंग रूप का मजाक बनाती रहती है। नेहा भी मेरा साथ नहीं देती। अंगद तो पूछो ही मत, कुछ भी नहीं बोलते। मम्मी, मैंने इस दिन के लिए शादी के लिए हाथ थोड़ी ही की थी कि माँ जी मेरा इतना अपमान करे। ये देखो मम्मी, मिठाई के डब्बे, फल, रुपए सब वापस कर दिए। तू चिंता मत कर बहन, अभी तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जब तक वो तुझे सम्मान से खुद नहीं बुला लेते, मैं भी तुझे नहीं जाने दूंगा। राहुल किरण को अपने ससुराल वापस जाने के लिए साफ मना कर देता है। रो मत मेरी बच्ची, चुप हो जा। हमने तो दिवाली देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जितनी गुंजाइश थी हमने उतना किया। तुम्हारी सासू माँ ये क्यों नहीं समझती कि जब तक राहुल के पापा जिंदा थे तब तक हमने अच्छा किया, उन्हें गाड़ी तक हमने दी। किरण अपनी मम्मी की गोदी में सिर रखकर रोने लगती है। उधर उसकी सास का मुंह बना हुआ था। देख अंगद बेटा, तू उसके बहकावे में बिल्कुल मत आना। ऐसे थोड़ी होता है, कुछ भी उठाकर हमें दिवाली को दे गए। अरे कोई तमीज होती है? थोड़ा सा शगुन, फल और मिठाई देकर हमारा मुंह बंद कर देना चाहते हैं। मम्मी, भैया और आपके लिफाफे में तो 2100 रुपए थे, पर मेरे लिफाफे में सिर्फ 1100 ही रख दिए हैं। इतना फर्क क्यों? छोड़ो ना मम्मी, अब वो अपने घर चली गई है, हम फालतू का कलेश क्यों करें? जब उसका मन होगा अपने आप आ जाएगी, हम क्यों इतनी चिंता करें? धनतेरस का पूरा दिन निकल जाता है। छोटी दिवाली की दोपहर तक किरण के घर से कोई लेने नहीं आता। छोटी दिवाली की शाम राहुल अपने ऑफिस से लौट रहा था। वो बाइक पर था। मम्मी, किरण से पूछो क्या खाएगी, उसके लिए पनीर टिक्का, दाल मखनी और नान ले आऊं, उसे तो बहुत पसंद है। हाँ ले आ बेटा, बेचारी उदास बैठी है। तू आएगा, उससे बातें करेगा तो उसका मन थोड़ा खुश हो जाएगा। ठीक है मम्मी, मैं उसके फेवरेट होटल से ही खाना लेकर आता हूँ। राहुल बाइक को पार्किंग में लगाकर होटल में खाना पैक करवाने जाने लगता है। ये बाइक पार्किंग एरिया में लगा देता हूँ, बेसमेंट में जाना पड़ेगा। राहुल पार्किंग एरिया में बाइक लगाने जा ही रहा था कि उसने देखा एक गाड़ी तेजी से उसके आगे से निकलती है। उसकी नजर गाड़ी में बैठी लड़की पर पड़ जाती है। ये तो नेहा है। ये दो लड़के इसे गाड़ी में पकड़कर क्यों बैठे हैं? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, मुझे इनका पीछा करना होगा। राहुल अपनी बाइक को वापस मोड़ लेता है और उस कार का पीछा करता है। कार एक सुनसान रास्ते पर निकल पड़ती है और कुछ दूर जाकर एक खंडहर के पास रुक जाती है। छोड़ो मुझे, तुम दोनों मेरे दोस्त होकर मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं तुम्हारे साथ दिवाली पार्टी के लिए निकली थी, छोड़ो मुझे। अरे तो दिवाली पार्टी का ही तो मजा लेने जा रहे हैं मेरी जान। अब से बोल रहा हूँ नेहा, एक बार मुझे हाँ कह दो, पर तुम हो कि इतने नखरे दिखाती हो, तभी मुझे ये कदम उठाना पड़ा। अब सीधी तरह से अंदर चल। मुझे छोड़ दो रवि, राजेश मुझे छोड़ दो। राहुल नेहा के पास पहुंचता है और लड़कों की पिटाई करता है। नेहा राहुल की बाइक पर बैठती है और राहुल नेहा को घर तक लेकर जाता है। क्या हुआ नेहा, मेरी बच्ची, तुझे क्या हुआ? नेहा अपनी माँ को सारी बात बताती है। मैंने किरण के साथ कितना बुरा व्यवहार किया, उसे हमेशा उसके काले रंग के लिए कोसा, और आज मेरे कारण ही त्योहार के दिन वो अपने मायके में बैठी हुई है। और आज मेरी बच्ची के साथ इतना बड़ा अनर्थ होने से किरण के भाई ने ही मेरी बच्ची को बचाया। सचमुच मुझे तो अब राहुल से नजरें मिलाते हुए भी शर्म आ रही है।
मैं किस मुंह से शुक्रिया अदा करूं समझ नहीं आ रहा। आंटी अब मैं चलता हूँ, माँ और किरण घर पर इंतजार कर रहे होंगे। राहुल घर चला जाता है। अगले दिन किरण अपनी मम्मी के साथ घर की साज सजावट कर रही थी। तभी दरवाजे पर अपनी सास, ननद और पति को देखकर किरण चौंक जाती है। अरे बहन जी, दामाद जी, नेहा बिटिया आइए आइए। बहन जी, दिवाली मुबारक हो। दिवाली का त्योहार है, इसलिए हम अपने घर की लक्ष्मी को लेने आए हैं। आज तक जो भी हुआ उसके लिए मैं तहे दिल से माफी मांगती हूँ। मैंने किरण के रंग रूप को देखा पर इसके स्वभाव को नहीं देखा, उसके संस्कारों को नहीं देखा। आप जैसा इतना अच्छा संस्कारी परिवार हमारे साथ जुड़ा, फिर भी हमने कदर नहीं की। आई एम सॉरी किरण। राहुल, माँ जी, मैं आप दोनों से भी माफी मांगना चाहता हूँ। मैंने भी किरण के साथ हमेशा गलत व्यवहार किया। नेहा दौड़कर अपनी भाभी किरण के गले लग जाती है। किरण भाभी, अब आप जल्दी से अपना सामान पैक कर लो, हमें घर जाकर रंगोली भी बनानी है और दिवाली पूजन की तैयारी भी करनी है। कहते हैं संस्कार व्यक्ति के कहीं न कहीं दिखाई दे ही जाते हैं। एक भाई के कारण आज उसकी बहन की जिंदगी खुशियों में बदल गई। सब मिलकर दिवाली का त्योहार मनाते हैं। उस दिन से किरण को अपने ससुराल में पूरा मान सम्मान और प्यार मिलता है। मंगत एक गरीब कुम्हार था। वो मिट्टी के बर्तन बनाकर बेचा करता था। इसी से उसका और उसके परिवार का गुजारा चलता था। दिवाली नजदीक आ रही थी। इस अवसर पर उसने बहुत सारे मिट्टी के दिए बनाए और बाजार में बेचने चल दिया। लेकिन मंगत की दियों से कुछ खास कमाई नहीं हुई थी। एक दिन जब वो दिए बेचने के चक्कर में एक ही जगह बैठा बैठा थक गया था तब उफ, सारा दिन गुजर गया, अभी तक एक भी दिया नहीं बिका है। अब उमा और बच्चों के सामने क्या मुंह लेकर जाऊं? परसों दिवाली है और यहाँ हाल ये है कि घर में दिवाली के लिए सामान खरीदने के भी पैसे नहीं हैं। यही सोच सोच कर वो भारी मन से घर पहुंचा। घर के दरवाजे पर उसकी पत्नी उमा और दोनों बच्चे रमा और राजू बैठे थे। अपने पति का उतरा हुआ चेहरा देखकर उमा सब समझ गई। चलो बच्चों अंदर जाओ, अभी बाबूजी थके हुए आए हैं, बाद में आना। बच्चे भी समझ गए कि उनके बाबूजी आज भी खाली हाथ आए हैं। बेचारे सुबह से पटाखों की आस में बैठे हुए थे। वे भी भारी मन से उठकर अंदर चले गए। हमारे साथ हमेशा ही ऐसा होता है। लगता है इस बार भी हमें दिवाली पुराने कपड़ों में ही मनानी पड़ेगी। दीदी, हम इतने गरीब क्यों हैं? भगवान हमें अमीर क्यों नहीं बनाता? हम कब तक ऐसे ही गरीब बनकर रहेंगे? कितने दिन हो गए मिठाई का मुंह देखे। सोचा था इस दिवाली पर जी भरकर मिठाई खाएंगे, लेकिन कुछ नहीं, देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। उधर उमा मंगत को समझाती है, दिल छोटा ना करो जी, दिवाली परसों है, अभी कल का पूरा दिन बाकी है। भगवान ने चाहा तो हमारी दिवाली भी अच्छी से मनेगी। हाँ, अब तो बस भगवान का ही आसरा है। उमा की बातों से मंगत को काफी तसल्ली मिली, मगर सिर्फ बातों से ही किसी का पेट थोड़ी ही भरता है। अगले दिन भी मंगत की कोई खास कमाई नहीं हुई। हाँ, उसके पास इतने पैसे आ गए जिससे पूजा का सामान खरीदा जा सके। दिवाली की शाम उमा ने पूजा की सारी तैयारी कर ली थी तथा बच्चों को भी समझा बुझा लिया था। बच्चे तो अभी शांत हो गए थे, मगर मंगत का मन अशांत था। उधर सब लोग पूजा में लगे थे, इधर मंगत के दिमाग में अलग ही उथल पुथल मची थी। हे भगवान, बच्चे भी क्या सोच रहे होंगे कि कैसा बाप है उनका। साल में तो एक बार आती है दिवाली, उसमें भी उन्हें खुशियाँ नहीं दे पाता उनका बाप। दूसरे बच्चों को पटाखे फोड़ते देख इनके मन पर क्या गुजरेगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मेरे बच्चे भी जरूर पटाखे छुड़ाएंगे और जी भरकर मिठाई भी खाएंगे। हाँ, जी भरकर मिठाई खाएंगे और पटाखे छुड़ाएंगे। हाँ, ऐसा होगा, जरूर होगा। पूजा खत्म होने के तुरंत बाद ही मंगत घर से निकल पड़ा। दिवाली की रात बड़े बड़े रईस जादे जुआ खेलने और शराब पीने अपने घर से बाहर निकल जाते हैं और उन अमीर जादों के बंगले खाली हो जाते हैं। हाँ,
आज इन्हीं बंगलों में से किसी एक में सेंध लगाकर मैं अपने बच्चों के लिए खुशियाँ खरीदूंगा। मंगत चौकन्नी निगाहों से हर बंगले को देख रहा था। आखिरकार उसे एक बंगला नजर आ ही गया। वहाँ न तो कोई चौकीदार था, न ही कोई कुत्ता। मंगत उस बंगले में घुस गया। अभी वो कमरों को टटोल ही रहा था कि तभी घर के पीछे बने लॉन से पहले एक धमाके की आवाज आई, फिर किसी बच्ची के चीखने की आवाज आई। फंस गया, लगता है घर के लोग पीछे हैं। मुझे जल्दी से यहाँ से निकल जाना चाहिए। मगर लॉन से बच्ची के लगातार रोने की आवाज आ रही थी। कहीं बच्ची अकेली तो नहीं, और कहीं पटाखे छुड़ाते समय जलवल तो नहीं गई। मुझे एक बार चुपके से देखना चाहिए। इतना सोचकर मंगत घर के पिछवाड़े जाता है। वहाँ वो देखता है कि एक छोटी सी बच्ची जिसके पैर पोलियो के चलते खराब हो गए थे, वहाँ गिरी हुई थी। उसका हाथ जला हुआ था और उसकी व्हील चेयर भी दूर गिरी हुई थी। मंगत को उस पर दया आ गई। अरे, इसकी उम्र तो मेरी रमा बिटिया जितनी है। बेचारी का हाथ जल गया है, शायद पटाखे चलाते समय। मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। इतना सोचकर मंगत वहाँ जाता है और उस रोते हुए बच्ची को वहाँ से उठाता है। उसे देखकर बच्ची भी रोना बंद कर देती है। आप कौन हो? मम्मी पापा घर पर नहीं है, वे अपने दोस्तों के घर पार्टी करने गए हैं। क्या तुम्हें अकेला छोड़कर दोनों ऐसे ही चले गए? हाँ, वो लोग ऐसा ही करते हैं। मुझे कहीं साथ लेकर नहीं जाते हैं, मैं चल नहीं सकती हूँ ना। बच्ची की बातें सुनकर मंगत का दिल भर आया। वो भूल गया कि वो वहाँ चोरी के इरादे से आया था। बच्ची की भोली बातों ने उसके दिल पर जादू सा असर किया था। उस दिल से भरा सारा पाप बह गया था। तुम चिंता मत करो बेटी, मैं अभी तुम्हारे हाथ पर दवा लगा देता हूँ। वैसे नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम अंजलि है। आप कौन है और कहाँ से आए हैं? बस समझ लो, मुझे तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हारा ख्याल रखने के लिए ही भेजा है। लो, अब मैंने दवा लगा दी है। सुबह तक तुम्हारा हाथ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तुमने खाना खाया? नहीं। मंगत रसोई से उसके लिए खाना लाता है। लो, खाना खा लो। मैं कैसे खाऊं? मेरे हाथ पर तो दवा लगी है अंकल। मंगत मुस्कुरा देता है। उसके बाद वो अपने हाथों से अंजलि को खाना खिलाता है। उसके बाद दोनों वापस लॉन में जाकर थोड़े पटाखे भी छुड़ाते हैं। अंजलि बहुत खुश होती है। आज जिंदगी में पहली बार अंजलि बहुत खुश होती है। आप कितने अच्छे हो अंकल, मुझे छोड़कर अब कभी मत जाना। मंगत कुछ नहीं बोलता, बस मुस्कुरा भर देता है। तभी दरवाजे पर आवाज आती है। अंजलि के मम्मी पापा घर वापस आ गए थे। कौन है बे तू? घर खुला देखा नहीं और घुस गया चोट्टा कहीं का। अजी देख क्या रहे हो? बुलाओ पुलिस को। पुलिस तो आएगी ही, पहले मैं तो इसकी खबर ले लूं। इतना कहकर वो मंगत पर चिल पड़ते हैं और उसे मारते मारते बेदम कर देते हैं। बेचारी अंजलि किसी तरह अपनी व्हील चेयर पर आती है और बड़ी मुश्किल से मंगत को बचाने की कोशिश करती है। मम्मी पापा, इन्हें मत मारो, इन्होंने कुछ नहीं किया है, ये तो बहुत अच्छे हैं, इन्होंने मेरी जान बचाई है। अगर आज ये अंकल ना होते तो मैं आप लोगों के सामने जिंदा नहीं होती। इसके बाद अंजलि अपने साथ हुई सारी घटना अपने मम्मी पापा को बता देती है। अंजलि की बात सुनकर उसके मम्मी पापा को बहुत ग्लानि होती है। हमें माफ कर दो, हमसे बड़ी भूल हो गई। तुमने हमारी बच्ची के लिए इतना किया और हमने तुम पर ही हाथ उठाया। धिक्कार है हम पर, धिक्कार है। ऐसा ना कहे हुजूर। मैं तो खुद चोरी करने आपके घर में घुसा था, मगर अंजलि बिटिया की भोली भाली बातों ने मुझे इस पाप से बचा लिया। चोरी करने? फिर मंगत उन्हें अपनी सारी व्यथा बताता है, जिसे सुनकर उनका दिल पिघल जाता है। इसके बाद अंजलि और उसके माता पिता मंगत के साथ ढेर सारे पटाखे और मिठाइयाँ लेकर उसके घर पहुँचते हैं। घर के सामने उमा उदास बैठी थी और उसके दोनों बच्चे दूसरों को पटाखे छुड़ाते देख मन महसूस कर रहे थे। तभी मंगत को देखकर दोनों उसके पास भागकर जाते हैं। अंजलि के माता पिता उन्हें पटाखे और मिठाइयाँ देते हैं। इतने ढेर सारे पटाखे देखकर उनकी आंखें चमक जाती हैं और मुरझाए चेहरे खिल उठते हैं। फिर दोनों उमा की ओर मुड़ते हैं और कहते हैं, आज तुम्हारे पति की वजह से ही हमारी बच्ची हमें सही सलामत मिल पाई है।
इसलिए अब हमने फैसला किया है कि आज से आप लोग भी हमारे साथ ही रहोगे। ये सुनते ही उमा की खुशी का ठिकाना न रहा। सचमुच दिवाली की वो रात उनके जीवन को खुशियों से भर गई।